हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद हमारी वापसी हुई है। उसके कई कारण रहे हैं कि बीच में चैनल जो था वो भी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए जो था वो मतलब यूट्यूब की पता नहीं कौन सी गाइडलाइंस थी जिनका उल्लंघन हमने किया, उसकी वजह से बंद हो गया था। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी मेरे चल रहे थे। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस कफ जो था उससे मैं कॉन्टिन्यूस कफिंग से मैं थोड़ा सा परेशान था। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो क्लासेस हैं अभी फ़िलहाल के लिए एक डेमो के तौर पे फिर से मैंने क्या करा है, रिकॉर्डिंग सेशन इसको रखा है। इसमें सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली कल से या मतलब आने वाले टाइम में 1-2 दिन में लाइव सेशंस के थ्रू मैं जुड़ूँगा आपसे। ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा, जब भी मैं रात को फ्री होऊँगा एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आप लोगों को मिलूँगा। ठीक है? और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिनका जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है 23 तारीख को। ठीक है? तो उनके जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है उनके सिलेबस में, तो मैं उन पे हम लोग क्या करेंगे, बेस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊँगा। ठीक है? जैसे पैसेज वगैरह, इडियम, फ्रेजेज़ ये अपने आप में वास्ट है और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं एक-एक सेशन तो इन पे ले ही लूँ। उसके अलावा ग्रामर के जो अदर पोर्शंस हैं जैसे कि टेंसेस है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्वेश्चन टैग्स है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है? इन पे बेस्ड क्वेश्चन और जैसे सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना? सिंपल का, कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का, इन पे बेस्ड एक-एक सेशन मैं ज़रूर लूँगा आपके लिए। ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज क्या है कि 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ। ठीक है ना? तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास। तो सबसे पहले क्या है कि स्पॉटिंग द एरर, जैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को ध्यान में रख के मैंने ये वाली क्लास आपकी तैयार करी है। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे हम लोग। तो आप देखिए इसमें, जब तक मैं इसको इंक कलर सेट करता हूँ, आराम से क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अच्छा, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले, उनको मैं ये बता दूं कि आपका जो पेपर है वो यूकेपीएससी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अभी 1-2 साल पहले। ठीक है, और यूकेपीएससी ने वो एग्ज़ाम कराया था और वो कौन सी पोस्ट के लिए था, एई। ए स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। तो वही लेवल आपका रहने वाला है इसमें। ठीक है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल एकदम। 2-3 टॉपिक्स का थोड़ा सा वेरिएशन है, पर वो बेसिकली आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में कवर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन का जो आप चाहें तो पुराना जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आप उसको पिक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मेरा कैफे इंग्लिश नाम से टेलीग्राम में एक चैनल भी है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसमें प्रीवियसली जो पेपर्स हुए हैं जैसे उत्तराखंड के अंदर ना, उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, वो क्या वगैरह, और अदर जो पोर्शन है ग्रामर के अलावा, ग्रामर के साथ साथ वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ टेलीग्राम में वो कंटेंट पोस्ट करा है। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दोज कंटेंट्स। ठीक है ना, चलिए देखिए, आप पहला सवाल है, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो सवाल है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे कालिदास जो है हमारे, वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एक नाम है एक व्यक्ति का। और शेक्सपियर भी क्या है, प्रॉपर नाउन। होता क्या है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसका, एक प्रॉपर नाउन का एक दूसरे प्रॉपर नाउन से। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे क्या है, फिक्स है, क्लियर है, प्रॉपर है। जब इस तरीके से दो शख्सियत के बीच में या प्रॉपर नाउन के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो आर्टिकल ए नहीं, आर्टिकल क्या लगता है, आर्टिकल हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का। तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, इसके इस वाले पार्ट में या बी पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसी तरीके से और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रभु देवा या ऋतिक रोशन इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोर यू थिंक ऑफ इट, द वर्ड्स इट बिकम्स। क्लियर है, तो बेसिकली आपके जैसे आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, टेंसेस है, उन पे भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ आज। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम लेंगे, पहले आप सोचो, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। मोर यू थिंक ऑफ इट, द वर्ड्स इट बिकम्स। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दा के साथ इसने क्या लगा रखा है, वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, जो कि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को थोड़ा सा माफ करना अभी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जाइएगा।
थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाऊंगा मैं तो हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है कि आर्टिकल में यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट या ये किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने मोर का इस्तेमाल करा है। मोर भी अपने आप में क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। मैनी की हम बात करें अगर, जो कि हम काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं, तो मैनी की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो मोर होता है। मच जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है उसमें भी कंपेरेटिव डिग्री मोर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे वर्ड्स के साथ किसका इस्तेमाल कर रखा है, आर्टिकल दा का। ठीक है, तो ऐसे हमारे कुछ कंपैरिजन के केसेस होते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे हम एक एक स्टेप के हिसाब से कि कोई चीज़ अगर है और आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ आपस में करस्पॉन्डिंग, वो दोनों चीज़ें जो है दोनों, ठीक है ना, वो करस्पॉन्डिंग है दोनों एक दूसरे के। ठीक है ना, हर एक स्टेप में एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डबल आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें, देखो। मान लो मैंने लिखा मोर यू ईट फैटर यू बिकम। तो आपको एक चीज समझनी है इसमें, देखो। वो कह रहा है जितना तुम खाओगे उतना मोटे होते जाओगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हर लेवल पे वो क्या कह रहा है कि अगर आज कम खा रहे हो तो उस हिसाब से तुम्हारी फिटनेस रहेगी, तुम उतने ही मोटे रहोगे। अगर तुम अपनी डाइट बढ़ा दोगे या अननेसेसरीली तुम बहुत ज़्यादा खाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, उतने मोटे हो जाओगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों साइड किसका इस्तेमाल होता है, आर्टिकल दा का। द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। आर्टिकल दा का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कोई चीज़ स्पेसिफिक करनी हो। तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ फूड यू ईट, तो उतना ही स्पेसिफिक क्वांटिटी का फैट तुम्हारे अंदर होगा। अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना ही ज़्यादा फैट बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखो, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। या ठीक है, द हायर यू गो द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स। कि जितना तुम माउंटेन की हाइट में हम चढ़ते रहेंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। दोनों चीज़ें करस्पॉन्डिंग चल रही हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन अगर चल रहा है स्टेप, हर एक स्टेप का, कि इतना, कि जितना ये काम करोगे उतना ही ये, ठीक है ना, तो उस केस में डबल आर्टिकल जो कि होगा था, क्योंकि चीज़ें स्पेसिफिक है, हर स्टेप एक स्पेसिफिक है। और कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे हम आर्टिकल की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा गली एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक। ठीक है ना, इसमें एट रविंद्र सरोवर सरोवर लेक बिफोर डॉन। ठीक है, डस्क और डॉन होता है। ठीक है, कृष्णा गली एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन। चलो सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। कृष्णा गली एक व्यक्ति, ठीक है, जो कि क्या है, एन अर्ली राइजर जल्दी उठने वाला, एंड अ नेचर लवर, और ये प्रकृति से प्यार करने वाले भी हैं। गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर। ठीक है, रविंद्र सरोवर एक लोकेशन हो गई। फिक्स लोकेशन के लिए हम लोग प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं बिफोर डॉन। ठीक है, इसमें जो गलती है वो क्या है, देखो, गोज टू। ठीक है, यहाँ पे देखो गोज के साथ क्या इस्तेमाल कर रखा है, टू का। आपको चीज समझनी है, जब किसी एक्टिविटी की बात हम करते हैं कि कोई आदमी किसी एक्टिविटी के लिए जा रहा है, तो वहां पे हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते। वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रेपोजिशन फॉर का। ठीक है, टू का इस्तेमाल हम कर करते हैं टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। मॉर्निंग वॉक कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मॉर्निंग वॉक इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए फॉर लगाएंगे। आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, बट आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है ना, या आई एम गोइंग टू गार्डन, आई एम गोइंग टू द गार्डन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, गार्डन की तरफ। और पर्पस क्या है, एक्टिविटी क्या है, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और गलती है, मॉर्निंग वॉक है तो आर्टिकल ए लगा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ फ्रेज होते हैं हमारे पास जो अनकाउंटेबल होते हैं, जहाँ पे कुछ नाउन्स हमारे अनकाउंटेबल होते हैं पर हम उनके साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। तो हरी अनकाउंटेबल है, बट फ्रेज के तौर पे मैं क्या बोलूंगा, आई एम इन अ हरी, डोंट डिस्टर्ब हिम, he has got a headache, a toothache, I'm going for a swim, sorry, ठीक है, let's go out for a swim। ठीक है ना, a morning walk, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। एज अ बॉय
Dhritiman is very obedient, polite and hardworking, but as a student, he is always inattentive and study. चलो देखो एक बार, एक्चुअली ये सेशन की जो रिकॉर्डिंग है ये बहुत मतलब अभी में बहुत लेट हो रहा है, 11:30, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आराम से बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन पे भी थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ, बट इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कल से फिर इस सेशन को मैं प्रॉपर टाइम पे शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा लाइव सेशन में जुड़ूं आप लोगों के साथ ताकि ऑनलाइन इंटरेक्शन भी हो जाए। चलो आते हैं सवाल पे, ठीक है। एज अ बॉय धृतिमन इज वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। बट एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इन अटेंटिव इन स्टडी, आपको चीज समझ नहीं है, पे अटेंशन टू हिज लेक्चर, ये पे अटेंशन, तो देखो जब अटेंशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, इन अटेंटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, अटेंशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गलती है वो प्रेपोजिशन की है, फिर से क्या आना चाहिए, पे अटेंशन टू, ठीक है ना, अटेंशन देना किसी चीज की तरफ, टुवर्ड समथिंग, तो इन अटेंटिव टू स्टडी। दूसरी जो इसमें गलती है वो क्या है मैं बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन के पर्सपेक्टिव से इन्होंने जो सोल्यूशन था वो प्रपोजिशन के हिसाब से दे रखा था, इन अटेंटिव टू, ठीक है ना, ही इज ऑलवेज इन अटेंटिव टू माई एडवाइस, ठीक है ना, कि मेरे जो भी एडवाइस मैं देता हूँ उसको, ठीक है ना, उस उनके प्रति वो हमेशा कैसा रहता है, इनअटेंटिव, ध्यान नहीं देता है। दूसरा जो एक मिस्टेक है वो नाउन से रिलेटेड भी है, देखो एक होता है स्टडी शोज दैट, स्टडी शोज दैट का मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब जैसे सर्वे हम करते हैं ना, तो स्टडी मतलब एक शोध, हम जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, एक शोध के माध्यम से पता चला, तो वो हो गया स्टडी। जब हम एकेडमिक की बात करें तो वहां पे स्टडी नहीं, वहां पे जो टर्म है प्रॉपर वो क्या है, स्टडीज। हम कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलते हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, हम बोलते हैं हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन। तो एकेडमिक्स की बात करें तो इट इज स्टडीज, स्टडी का मतलब होता है सर्च, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसमें ये गलती भी है, हो सकता है किसी बुक में या क्वेश्चन मिले आपको तो वो खाली प्रेपोजिशन के एस्पेक्ट से आपको बताए, पर इसमें नाउन के एस्पेक्ट से भी गलती है, दैट इज स्टडीज होना चाहिए। चलो अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचो फिर इस पर प्रकाश डालूंगा मैं। देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसा है कि बीच में लेक्चर वगैरह जो काफी टाइम से तो मैंने रिकॉर्ड करे नहीं, तो सीधा क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक लेक्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के ये सेशन में मतलब कंडक्ट किया है, उसके अलावा बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, पर ये सेशन एक अलग से चलता रहेगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम अभी है, क्लियर है, उसमें मैं एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पर्टिकुलरली हर टॉपिक पे। आज जो टॉपिक है मैंने आपको बोला ये डेमो वीडियो है, तो मिक्स क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों को, ठीक है, पर मैं एक्सक्लूसिवली हर एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा एक बेसिक आइडिया तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस जब तक मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर लेता, फिर भी थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो लेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं उनको पता ही है कि ऐप वगैरह जो हमारी है उसमें मैंने सारे लेक्चर्स कंडक्ट कर रखे हैं पहले से। चलो देखो, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर, ये कह रहा है कि कुछ तबाही का मंजर आ सकता था, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब क्या होता है, रैपिड एक्शन, एकदम क्विक एक्शन, क्लियर है, एकदम रैपिड है, कुछ होने वाला था। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि डिजास्टर मतलब कुछ अनहोनी हो सकती थी पर हुई नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब हुआ कि डिजास्टर हो सकता था पर आगे तुमने देखा बट एवरीथिंग गॉट पीसफुल। अब देखो मैंने इसका आंसर खुद ही बता दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में जो कंजक्शन जो काम करता है वो एंड नहीं होता, वो क्या होता है, बट। ये कह रहा है कि डिजास्टर की पॉसिबिलिटी थी, पर दूसरा ये कि बट यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, ये इसको आप प्रपोजिशन भी मान सकते हो यहाँ पे, वैसे तो प्रपोजिशन ही होगा बट यहाँ, जिसका मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट के अलावा, बट यहाँ पे कंजक्शन होता मान लो, ठीक है, अगर बट यहाँ पे कंजक्शन होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, पूरा का एक पूरा वाक्य होता, जैसे अगर मैं लिखूं, मतलब मैं बोलूं अगर राम वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास, राम ने मेहनत करी पर वो पास नहीं हो पाया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, क्लियर है, वही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन यहाँ भी है, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर, डिजास्टर हो सकता था पर उसने क्या करा, किसी बंदे ने क्या करा, एक प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाया, एक रैपिड एक्शन की वजह से उसका क्या हुआ कि जो अनहोनी थी ये टल गई, समझ में आया, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या आना चाहिए, बट।
एंड कैसे आएगा? देखो, राम वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड, राम डिड नॉट वर्क हार्ड एंड ही फेल्ड। जब दोनों सिचुएशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जब रिजल्ट और एक्शन दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट करेगा। पर जब वो कॉम्प्लीमेंट ना करे, कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट दिखाए, तो बट का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। चलो देखो फटाफट 10 सेकंड का मतलब 5-6 सेकंड का पॉज लूंगा मैं, देखता हूँ। इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। चलो इस सवाल पे आते हैं। इट बीइंग अ रेनी डे, आपको एक चीज समझ जानी है, जब इस तरीके का आपको बीइंग से वाक्य शुरुआत देखने को मिले, क्लियर है? बी, तो समझ जाना कि यहाँ पे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या है? कि हम लोग पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब पास्ट ये बताएगा। क्लियर है? जब पास्ट ये बताएगा तो ये फ्यूचर की जो वर्ब है विल, ये क्या कर रही है यहाँ पे? यहाँ पे विल डिसाइड की जगह क्या हो जाएगा? आई डिसाइडेड। ठीक है, तो इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। बीइंग इल आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बीइंग इल आई डिसाइडेड नॉट टू अटेंड टुडेस मीटिंग। क्लियर है? तो बीइंग मतलब पास्ट की सिचुएशन को, पास्ट की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक एरर और आता है। कई बार आपको सेंटेंस में ये इट देखने को नहीं मिलेगा। एक एरर इसमें ये भी आता है इस वाक्य में। ठीक है, बताओ सेंटेंस कैसा आएगा? बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। मान लो ये सवाल ऐसा आ जाए, फिर तुम सोचोगे सर ने लेक्चर में बताया था कि बीइंग अ रेनी डे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आई डिसाइडेड, हाँ ठीक है, बट आपको चीज समझनी है। देखो यहाँ पे एक जगह सब्जेक्ट क्या है? आई। एक जगह हम सब्जेक्ट किसको बता रहे हैं? आ रेनी डे को। ठीक है, एक जगह सब्जेक्ट किसको बता रहे हैं? आ रेनी डे को। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट अलग है, ये आई इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा रेनी डे को, रेनी डे आई को नहीं। तो इस वाक्य में अगर आपका सब्जेक्ट डिफर कर रहा है, क्लियर है, तो जो भी ये सब्जेक्ट होगा हमें इसको एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ रेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? रेनी डे एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट। ठीक है, एक वाक्य ऐसा देखो, बीइंग इल ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक है, देखो बीइंग इल ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब आपने एक चीज देखी, बीइंग इल ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ही के साथ आपने देखा कि बीइंग है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। आपने कहा इतना वाक्य तो ठीक है, पर अब क्या यहाँ पे मुझे ही लगाने की जरूरत पड़ेगी? इट तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इल है, जो व्यक्ति, वो कौन है? यही ही ने डिसाइड करा कि वो आज घर पे रहेगा। कारण क्या था? ही का बीमार होना। तो यहाँ पे ये ही लगाना अब कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ही डिसाइडेड जो है, जिसने डिसाइड करा वही बीमार है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट सेम हो गया, तो यहाँ पे ही लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं इट? क्योंकि यहाँ पे रेनी डे क्या है? एक अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अनदर बैफलिंग, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज। ठीक है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम nowadays is that he avoids speaking to me। चलो फिर से 5 सेकंड का होल्ड लूंगा मैं, ठीक है ना? मतलब आज का सेशन थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक लेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी जल्दी बताऊं। फिर भी कोशिश ये है कि एक थोड़ा सोल्यूशन आप लोगों को दूं मैं। ठीक है ना? फिर कल से जब टाइमली होगा तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, another baffling change that I noticed him nowadays is that, सबसे पहली चीज देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल कर रखा है, जो कि क्या है? nowadays। nowadays का मतलब होता है आजकल में। तो यही इसी वाले पार्ट में गलती दिख जाएगी। nowadays, what are you doing nowadays? what did you do nowadays? नहीं, आजकल क्या कर रहे हो आप? what are you doing? I am teaching in an institute nowadays, कि आजकल मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। तो another baffling change, दूसरी बात यहाँ देखो, he avoids speaking to me, वो मेरे से अवॉइड करता है, आजकल वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तो ये चेंज मैंने आजकल के दिनों में नोटिस किया था या किया है? आजकल के दिनों में किया है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है सेंटेंस को ठीक करने की। पहली क्या? यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस, जो कि मैं नोटिस करता हूँ, जब जब मैं उससे मिलता हूँ मैं उससे नोटिस करता हूँ ये चीज कि वो मुझसे बात करना अवॉइड करता है। या आई हैव नोटिस्ड इन हिम, जो मैंने नोटिस किया है उसके अंदर वो क्या है कि वो अवॉइड करता है मुझसे बात करना। दोनों ठीक है।
मतलब दोनों वर्ब जो है प्रेजेंट की आएंगी। क्यों? क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। Although we reached his house in time, he was left for the airport. Although we reached his house in time, भले हम समय पर पहुंच चुके थे, he was left for the airport. चलो आते हैं हम, देखो although we reached वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भले ही उसके घर पहुंचे, भले ही घर पहुंचने का मतलब फिर से कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन आ गई। भले ही हम, आप कभी ऐसा बोलोगे भले ही हम उसके घर पहुंचे वो हमें मिल गया था? नहीं, हम बोलेंगे भले ही हम उसके घर टाइम पे पहुंच गए थे पर वो निकल चुका था। वॉज लेफ्ट नहीं आएगा। क्लियर है? पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं है ये। हमें इस वाक्य को बनाना है पास्ट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये घटना हुई सिंपल पास्ट में, और जब ये हुई तो ये चीज उससे पहले हो चुकी थी, मतलब उसके घर पहुंचने से पहले। हम जब उसके घर पहुंचे उससे पहले ही वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। ये बनेगा वाक्य पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? ही हैड लेफ्ट। ही वॉज लेफ्ट का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है ना? ठीक है, ही वॉज लेफ्ट। तो हमें इसे पैसिव वॉइस में नहीं बनाना, हमें ये बताना है वो जा चुका था पहले। तो ही हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। तो आज के जो 20 सवाल है उनमें से एक में, मतलब उनमें से ये सबसे एक आसान सवाल है। क्लियर है? देखो यार, रुस्तम एंड माई सेल्फ से कभी वाक्य की शुरुआत नहीं करते। ठीक है, तो रुस्तम एंड आई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रुस्तम एंड आई, ठीक है ना? प्रोनाउन की सीक्वेंस है, जब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे 2-3-1 होता है वैसे तो। ठीक है, प्रोनाउन की सीक्वेंस में 2-3-1, 2 स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कि अगर वाक्य में आपके पास सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो सीक्वेंस ऐसी रहेगी। पहले आएगा आपका यू। ठीक है, पहले आपका क्या आएगा? यू। फिर आएगा आपका ही। फिर आएगा आपका आई। जैसे मैं ये बोलूँ ही, यू एंड आई आर बेस्ट पर्सन। ठीक है ना? तो आपको क्या बोलना है? यू, ही एंड आई आर बेस्ट पर्सन। ठीक है ना? 2-3-1। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? नो, नॉट, नेवर। जरूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव हो। नेगेटिव सेंटेंस के केस में जो सीक्वेंस रहती है 1-2-3। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कहीं पे ब्लेम की बात हो या कहीं पे पनिशमेंट की बात हो, तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। इसका एग्जांपल देता हूँ। आई, यू एंड ही विल गो टू जेल। ठीक है, अगर सेंटेंस ये आए कि हम लोग, जैसे यू, ही एंड आई, और ये तीनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, तो ये नेगेटिव वाक्य नहीं है। नेगेटिव वाक्य वो होगा जिसमें जेल जाने की बात हो, पनिशमेंट की बात हो। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। यू, ही एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स, सही है ये वाक्य। क्यों? क्योंकि तीन लोग हैं, अगर तीन लोग दोस्त नहीं बन सकते या उन पे कंपेटिबिलिटी नहीं है आपस में, तो ये सेंटेंस किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं है। ये तो बस एक जनरल चीज बता रहा है कि भैया हमारे थॉट, हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो हम दोस्त नहीं हो सकते। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? जेल जाना, किसी चीज के लिए ब्लेम होना, ठीक है ना, या पनिशमेंट मिलना, ये नेगेटिव है। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा प्रोनाउंस में। नेक्स्ट, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। क्वेश्चन टैग जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। तो चलो इसके आंसर पर काम करते हैं। ठीक है, यू विल कम टू माई पार्टी, भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो इजंट इट कैसे आ गया? क्या आना चाहिए? वोंट यू। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, या अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव। राम इज अ गुड बॉय, इज नॉट ही। राम इज नॉट अ गुड बॉय, इज ही? तो इसी तरीके से यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट में क्या हो जाएगा? वोंट यू। विल नॉट यू का शॉर्ट फॉर्म है वोंट यू। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। चलो प्रेपोजिशन पे बेस्ड बता देता हूँ। जैसे सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, ठीक है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? विद का। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फॉर की जगह विद। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, फॉर जॉय नहीं, विद जॉय। चलो अभी, ठीक है, लेट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेट सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ। प्रेपोजिशन वगैरह पे बेस क्वेश्चन जब आएंगे ना, बहुत तसल्ली से समझाऊंगा फिर सारे प्रेपोजिशंस के मायने क्या होते हैं। ठीक है, चलो
हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन, एडजेक्टिव पे बेस्ड है। हिज कंपोजिशन, जो भी वर्क उसका कंपोजिशन जो भी है, उसका वर्क जो भी क्रिएटेड वर्क है वो इंफीरियर है, ठीक है ना। चलो, अब एक चीज याद रखनी है कि जैसे ये प्रपोज यहाँ पे ये एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव डिग्री शो कर रहा है, जैसे इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ठीक है, प्रायर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया, इनके साथ देन का नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, प्रेपोजिशन टू का। सुपीरियर टू मी, जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, इंफीरियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू। क्लियर है, एडजेक्टिव में यह है, ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजीरियस, तो ये बता देता हूँ, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपने सुना ही है अभी, टू नहीं, ठीक है। देखो फॉर वगैरह का इस्तेमाल, देखो हिंदी में अगर बात करें हम, तो हिंदी में प्रेपोजिशन हमें गच्चा दे देते हैं कई बार। हिंदी में क्या सेंस आता है फॉर का, के लिए। अब हिंदी में क्या लिखा आता है कि धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बंदा सोचेगा फॉर का मतलब तो के लिए होता है, तो इस हिसाब से तो फॉर ठीक होना चाहिए। बेसिकली फॉर का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास, किसी के पास हमारे लिए, या हमारे पास किसी के लिए कुछ हो, जैसे आई हैव बॉट दीज बुक्स फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। क्लियर है, जब पोजेशन वगैरह की बात हम करें तब हम फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे ये फॉर वो वाला सेंस नहीं कन्वे करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर, फिर से प्रपोजिशन का ही सवाल है, अच्छा सवाल है। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। चलो, फिर से 5 सेकंड का होल्ड ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब आते हैं, देखो बात आती है विद की और बाय की। अब दो चीजें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अंजाम दे रहा है तो हम क्या लगाते हैं, बाय, जिसको हम क्या बोलते हैं, डूअर। क्लियर है, और वो व्यक्ति जिस किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके उस काम को अंजाम दे रहा हो तो उसके लिए लगता है विद। मतलब जब भी आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम किसके द्वारा किया गया, आपने किसी ऑब्जेक्ट के या किसी टूल के द्वारा किया, ठीक है, या किसी वेपन के द्वारा, वेपन भी टूल ही हुआ, ठीक है ना, किसी काम को एग्जीक्यूट करा, तो हम लोग उसके साथ लगाते हैं विद। और व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, बाय। अब आपको पता है स्क्रू ड्राइवर कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, विद, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो अवर वे, ठीक है, देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं उनके बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसे केस का आता है, ऑब्जेक्टिव केस का। मैं सब बताऊंगा ये आपको, ठीक है, विस्तार से। थोड़ा फास्ट हम चलेंगे, सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर वालों को जो पेपर है जनरल इंग्लिश का अभी 23 मार्च को, उनके लिए थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, बट अदरवाइज अपने लेक्चर्स में मैं प्रॉपर बताऊंगा। अभी टेंसेस जैसे मैंने पूरा पढ़ा है, अब मैं धीरे धीरे करके नाउन प्रोनाउन सब पढ़ाऊंगा। बस आपको ये समझना है कि फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको क्रैश कोर्स टाइप का मान के चले, पॉलिटेक्निक लेक्चर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि प्रेपोजिशन के साथ हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन के बाद क्या क्या आएगा, जैसे प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या आएगा, मी, ठीक है, अगर कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के साथ क्या आएगा, मी, अस, ठीक है। यू तो खैर दोनों केसेस में सेम रहता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, हिम, हर, देम, अस, ठीक है। जैसे शी लाइक्स मी, शी लाइक्स अस, शी लाइक्स यू, शी लाइक्स हिम, शी लाइक्स हर, शी लाइक्स देम, शी लाइक्स अस। क्लियर है, अस तो चलो 2 बार हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ये आएगा। अब देखो यहाँ बिटवीन प्रेपोजिशन है, तो बिटवीन यू एंड मी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ तो मैं बेसिक सा समझ में आ जाएगा। देखो, गिव इट टू आई या मी, तुम बोलोगे गिव इट टू मी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रोनाउन एक्शन को रिसीव करे,
तो हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और जब कोई प्रोनाउन एक्शन करे तो हम उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जब मी एक्शन करेगा तो हम उसे बोलेंगे क्या, आई। जब अस करेगा एक्शन तो वी। यू सेम रहता है दोनों केसेस में। हिम, ही, सब्जेक्टिव केस, हर का शी, देम का दे, और अस का फिर से वी। लो अब देखो, जब एक्शन कर रहा है प्रोनाउन तो आई, वी, यू, ही, शी, दे। और जब उस पर एक्शन हो रहा है, जब प्रोनाउन एक्शन को रिसीव कर रहा है तो मी, अस, यू, हिम, हर, दे और, तो सॉरी, देम और अस। चलो आगे बढ़ते हैं। I didn't receive any letter from my parents for the last 2 months. I did not receive, कहाँ गया कर्सर, ठीक है। I didn't receive any letter from my parents for the last 2 months. फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक ड्यूरेशन बता रहा है जो कि 2 महीने पहले शुरू हो गई थी। अब ये कहना चाह रहा है कि 2 महीने पहले कोई चीज़ शुरू हो गई थी और उस चीज़ का कंटिन्यूशन क्या है, आज तक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इनकम्प्लीट एक्शंस जो होते हैं प्रेजेंट के, उनको किससे बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से। तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। देखो बताओ क्यों, ये आइडिया कहाँ से लगा, इसकी वजह से। फॉर द लास्ट 2 मंथ्स का मतलब ये हुआ, जैसे हम फॉर का इस्तेमाल करें या मैं सिंस लास्ट ईयर बोलूँ, इसका मतलब ये होता है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम आप बता रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंस के थ्रू बताते हैं, जब हम ड्यूरेशन बताते हैं फॉर के थ्रू। तो जब फॉर और सिंस का यूज हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ पिछले बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी। पर यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा आई हैव नॉट बीन रिसीविंग। हैव नॉट बीन रिसीविंग का मतलब ये हो गया कि हर दिन रिसीव होना चाहिए था लेटर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस इवेंट दिखाता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग या आई हैव बीन टेकिंग दिस सेशन फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 30 मिनट से मैं ये लेक्चर कंटिन्यूसली ले रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यू करूंगा। समझ में आया, रनिंग कंडीशन हो गई। पत्र का मिलना क्या है, अब उन्होंने 2 महीने में चाहे एक पत्र लिखना, चाहे 5, चाहे 10, पर एक बार भी एक लेटर नहीं लिखा, तो मैं ये बोलूंगा मुझे अभी तक उनका पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हो रहा है नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, नहीं हुआ है। समझ में आया, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Much harassed, he left the hostel immediately. देखो, much harassed, he left the hostel immediately. अब देखो उसने क्या करा, हॉस्टल एकदम से छोड़ दिया। मच harassed यहाँ पे क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, बट कुछ मिसिंग है। जब इस तरीके से स्टेट वगैरह हमें बतानी हो पास्ट की, क्लियर है, ब्रीफ फॉर्म में, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। स्टेट बतानी है ना। और दूसरी बात, ये एडजेक्टिव के लिए हमारे पास क्या मिसिंग है, यहाँ देखो, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट तो होना चाहिए। क्लियर है। ही लेफ्ट द हॉस्टल इमीडिएटली से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है ये ही, पर इधर जो ये एडजेक्टिव है इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ है, इतने क्लॉज के लिए तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। तो मैंने क्या करा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, यही व्यक्ति हरास्ड था, इसको थोड़ा सा शर्म आई होगी इसलिए इसने हॉस्टल एकदम से छोड़ दिया। तो इसी व्यक्ति की अवस्था बतानी है ना, तो मैंने क्या बोला था, ये ही हरास्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इसकी अवस्था बताने के लिए बीइंग का प्रयोग कर लूंगा। बीइंग harassed he left the hostel। मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, इसी ने हॉस्टल छोड़ा और इसी को शर्म आई है। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पिछले एग्जाम्पल में बताई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बीइंग harassed he left the hostel immediately। नेक्स्ट, computers give us the easier access to information। कंप्यूटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है एस और यस जिनमें ना हो, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलो ठीक है, आई होप आपने सोच लिया होगा, मैं आंसर बता देता हूँ। देखो, आपको चीज समझ नहीं है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है, इसके लिए हमने किसी और टूल का यूज नहीं करा इस वाक्य में कंपैरिजन करने के लिए, उस टूल का कंपैरिजन कंप्यूटर से करने के लिए।
सीधी बात है। जब यहाँ पे किसी प्रकार का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है कंप्यूटर का एज अ डिवाइस, कंप्यूटर का कंपैरिजन किसी और डिवाइस से हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या कर रही है? मतलब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होगा? इजी, इजियर, कंपैरेटिव और इजीएस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जब यहाँ पे कंपैरेटिव, जब हमने कंप्यूटर का किसी और डिवाइस से कंपैरिजन ही नहीं करा, तो हम यहाँ पे ये इजियर क्यों यूज कर रहे हैं? या तो मैं लिख देता कि computers give us easier access to information as compared to calculators। बिल्कुल सही था कि कैलकुलेटर के कंपैरिजन में कंप्यूटर हमें ज़्यादा आसानी से इंफॉर्मेशन दे देता है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। जब नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रही है, तो हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आ जाएगा? गिव्स अस एन इजी एक्सेस, द नहीं आएगा, एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है दो वस्तुओं का आपस में, तो हम एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा राम इज टॉलर। मैं क्यों बोलूँ राम इज टॉलर? मैं बताऊँ राम इज टॉलर है, किसके कंपैरिजन में राम ज़्यादा टॉल है, तो राम इज टॉलर देन अदर स्टूडेंट। अब ठीक है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ राम इज टॉलर, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। मेरे को सिर्फ क्या बोलना चाहिए फिर? राम इज टॉल, क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। कंपैरिजन करूंगा तो मैं टॉलर बोलूंगा, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ तो मैं टॉलर नहीं लगाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा राम इज टॉल या राम इज अ टॉल बॉय। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट इजंट इट। तो देखिए फिर से वर्ब क्या है? हैज नॉट। तो क्वेश्चन टैग्स में हमारा जो वर्ब होता है उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है? क्वेश्चन टैग बनता है। यहाँ पे सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो सबसे पहले एरर इसी पार्ट में होगा। हैज नॉट कंप्लीटेड, उसने अपना असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन टैग कैसा होता है? पॉजिटिव। ढूंढना बहुत आसान है, वर्ब यही हो जाएगी, हैज। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? आपका प्रोनाउन। मतलब अगर यहाँ आता है रीना हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, तो मैं हैज रीना नहीं बोलता, मैं बोलता हैज शी। ठीक है ना? ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन टैग वगैरह सब पढ़ा रखा है। ठीक है, मतलब अपनी ऐप में। ठीक है, चलिए, तो शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट में क्या आ जाएगा? हैज शी। नेगेटिव क्वेश्चन टैग का, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। लास्ट टू क्वेश्चंस रिमेनिंग। वन मस्ट डू हिज वर्क वन सेल्फ। ईच बॉय मस्ट डू हिज वर्क हिमसेल्फ। बस यहीं से समझ जाओगे आप लोग। देखो, ईच बॉय, बॉय है, जेंडर मेल है। जब हम बॉय जैसे इस तरीके से यूज करें, जैसे हमारा वाक्य ईच हो या एवरीवन हो या एवरी हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? हिज। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हिज में चलेगा, हिम। जैसे मैं बोलूंगा ही, इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिज। और रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हिमसेल्फ। अगर मैं बोलूँ प्रोनाउन है वी, तो इसके लिए जो पोजेशन शो करेंगे हम कैसे शो करेंगे? अवर और। ठीक है ना? इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स। उसी तरीके से मान लो शी है, शी के लिए अधिकार दिखाना है तो हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन दिखाना है तो क्या आ जाएगा? हर सेल्फ। ठीक है, अगर दे है तो पोजीशन कैसे दिखाते हैं? देयर वर्ड से, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किससे होगा? देमसेल्व्स। ठीक है, सेल्फ वाली फीलिंग जब हम बताएं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? उसी तरीके से यू के लिए यूर सेल्फ, और यूर सेल्फ यू के लिए यूर हो जाएगा। लिख देता हूँ, चलो, यू, यूर सेल्फ। ठीक है, और योर सेल्फ, योर सेल्फ भी, और योर सेल्फ। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है इसमें एक चीज़ गलत लिख दी मैंने, वो ये कि यहाँ पे सेल्फ नहीं आएगा। ठीक है, योर होगा। भाई पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिनके माध्यम से हम अधिकार दिखाते हैं। ही, उसका भाई, हिज ब्रदर। हम, वी, हमारा देश, आवर कंट्री। शी, वो, उसके पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। दे, ठीक है, प्लूरल, देयर पेरेंट्स। यू, योर पेरेंट्स। योर सेल्फ और योर सेल्फ क्यों लिखा? यू आर माई स्टूडेंट, एक व्यक्ति को भी बोलूंगा तू मेरा स्टूडेंट है, बहुत सारे लोगों को भी क्या बोलूंगा? यू आर माई स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो जब स्टूडेंट हुआ तो योर सेल्फ, जब स्टूडेंट्स हो गया तो योर सेल्फ। अब यहाँ देखो, पर जब हमारा सब्जेक्ट वन होता है
तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में चलती है? वन में। क्लियर है? तो वन के लिए जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? ये वन मस्ट डू वंस वर्क वन सेल्फ। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता वन मस्ट डू वंस वर्क हिमसेल्फ तो भी गलत होता। अगर सेंटेंस वन है, जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर आपका वन है, जनरल का मतलब क्या हुआ? जो वाक्य किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ना बिलोंग कर रहा हो। क्लियर है? ठीक है ना? जब वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या पूरी सोसाइटी को, या पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और वहां पे आपने सब्जेक्ट अपना वन रखा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करोगे वो सारी वन में रहनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देखो, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। लेट हो गया थोड़ा सा तो इसलिए मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, सीधा करेक्ट आंसर लिखा मैंने। देखो, अब तुम बोलोगे यहाँ पे वन है, तो आपने ये हिज क्यों लगा दिया, हिमसेल्फ क्यों? क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। देखो बॉयज, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लड़कों की बात हो रही है ये। और ये देखो, वन मस्ट डू वंस वर्क वन सेल्फ, ये जनरल स्टेटमेंट है। ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ये एक वाक्य जो सबके लिए एप्लीकेबल है। पर यहाँ देखो, वन ऑफ द बॉयज, ये स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ हिस लगाया, हिमसेल्फ लगाया, कि लड़कों में से एक ने अपना काम खुद से कर लिया। तो ये चीज समझनी है। अब देखो, वन मस्ट डू, तो ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपना काम खुद से करना चाहिए, तो ये जनरल स्टेटमेंट है जो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे स्टेटमेंट में अगर वन आपका सब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा वंस, सॉरी, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? वन सेल्फ। ठीक है, चलो आगे लास्ट क्वेश्चन। He returned back all the books he had borrowed from me. 5 सेकंड का टाइम है, सोचो, फिर मैं बताता हूँ। इंग्लिश में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो एरर्स आए वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आए, कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है, कॉमन सेंस पे भी बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब, जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे कई लोग बोल देते हैं दिस इज द मोस्ट यूनिक आइटम। मोस्ट यूनिक क्या हुआ? यूनिक मतलब होता है अपने आप में नायाब। तो उसके साथ हमें सुपरलेटिव डिग्री लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे मैं बोलूंगा ही इज द बेस्टेस्ट, बेस्ट अपने आप में बताता है सर्वोत्तम, तो बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं है। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अत्यधिक एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में गलत इंग्लिश का यूज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। ये जो है सुपरफ्लुअस, ये रिडंडेंसी दोनों से है। देखो यहाँ पे वाक्य क्या है, ही रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। बैक का मतलब भी क्या होता है? वापस। तो ये दोनों चीजें एक साथ क्या है? सुपरफ्लुअस। ठीक है ना? तो ये गलत है। तो आप क्या बोलोगे? या तो बैक हटा दो, और क्या होगा? ही रिटर्न्ड ऑल द बुक्स ही हैड बोरोड फ्रॉम मी, या ही gave back all the books he had borrowed from। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर समय देखा जाए अभी तो 12:15 हो रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा फास्ट लगा हो आपको, पर ठीक है, कल से इसे टाइमली हम करेंगे। ठीक है। और ये अभी रिकॉर्डेड सेशन है, कल से मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन के थ्रू आप लोगों के साथ जुड़ूं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं जो पॉलिटेक्निक लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 23 तारीख को पेपर है, उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा हर एक सेशन में। ठीक है ना? तो कल मिलेंगे, और एक सूटेबल टाइम पे आई विल ट्राई कि मैं लाइव सेशन में जोड़ूँ आपको। ठीक है, जिससे हम क्या है कि थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है ना? और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें अगर मैं टाइमली सेशन को शुरू करूँ। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ। धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।